अध्यापन करवा रहा हूं। इसमें पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र क्या है, कितने प्रकार का होता है, श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, श्वसन की क्रिया विधि क्या है, श्वसन के प्रकार कौन से हैं, श्वसन से संबंधित रोग कौन से हैं, श्वसन से संबंधित आयतन व क्षमताएं कौन सी हैं, और श्वसन के संपर्क में कर्तव्य विधि हमने पढ़ी थी। आज अपना जो टॉपिक है वो है 24 मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वुमन, यानी मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र आज हमें पढ़ेंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है उसमें यानी रुधिर जो होता है वो रुधिर वाहिनियों की सेवा में बहता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बीसीएस रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसमें बीसीएस कितने प्रकार का होता है, रुधिर परिसंचरण कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर आपके सामने दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र। दूसरा जो आपके सामने है, दूसरे को हम बोलते हैं बंद का, मान के खुला का अपोजिट होता है बंद, क्लोज्ड रुधिर परिसंचरण तंत्र। यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरे को बोलते हैं बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो देखिए खुला नाम क्यों रखा गया है, इसका मतलब गया कि वह तंत्र जिसमें रुधिर वाहिकाओं रुधिर कोशिकाओं और ऊतकों के मध्य बहता है, कोशिकाओं और ऊतकों के मध्य बहता है। यानी रुधिर कोशिकाओं और ऊतकों के मध्य बहता है या प्रवाहित होता है और रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है, तो उसे हम खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दोबारा देखिए, रुधिर जब कोशिकाओं ऊतकों के मध्य प्रवाहित होता है, रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है, तो उसे हम खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। उदाहरण की बात यहाँ पर करेंगे तो ये आपके सामने एक तो है मोलस्का। जो मोलस्का जीव है वो इसके अंतर्गत आते हैं, मोलस्का है, और दूसरा है कीटों में इंसेक्ट्स। यानी मोलस्का और कीटों के अंदर जो मतलब खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दूसरा है बंद। जब रुधिर वाहिकाओं में बहता है, जब रुधिर वाहिकाओं या ब्लड वेसल्स में बहता है, तो उसे हम बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उदाहरण की बात हम करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक तो हो जाएगा खरगोश, रैबिट तथा अमोनिया मनुष्य। तो देखो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि खुला और बंद परिसंचरण तंत्र में क्या अंतर है, तो आप दो अंतर बता सकते हो। खुले में बता सकते हो जो रुधिर कोशिकाओं या ऊतकों के मध्य प्रवाहित होता है और रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित नहीं होता है, तो उसे हम खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो मोलस्का है सीपी, यूनियोपाइला, कीटों में आपके सामने बिच्छू, तिलचट्टा, इस प्रकार के जो उदाहरण है वो खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र दर्शाते हैं। दूसरा जो है आपके सामने बंद है। जब रुधिर वाहिकाओं में बहता है तो उसे हम बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उदाहरण की बात करेंगे तो स्तनधारी आ गया। स्तनधारी में आपके सामने यानी मैमल्स के अंतर्गत खरगोश आता है और मनुष्य आता है, इनके अंदर बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके बाद में अगला जो अपना टॉपिक आता है वो आता है रुधिर का संगठन। दूसरा बिंदु कौन सा आता है, रुधिर का संगठन, कंपोजिशन
कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो देखिए आपके सामने रुधिर का संगठन है, इसको हम दो भागों में, सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं इसको। एक को हम बोलते हैं रुधिर प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। रुधिर जो आपके सामने है, एक तो हम बोल रहे हैं आपके सामने रुधिर प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा जो है हमारा उसको हम बोलते हैं रुधिर कणिकाएं। क्या बोलते हैं उसको? रुधिर कणिकाएं या ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल्स, और यहाँ पर है ब्लड प्लाज्मा। तो रुधिर का संगठन हम पढ़ें तो रुधिर के संगठन को हम दो भागों में बांटते हैं, रुधिर प्लाज्मा है, दूसरा रुधिर कणिकाएं है। अब यहाँ पर है कि रुधिर क्या है, तो आप बताएंगे रुधिर एक तरफ सोजी उत्तक है, रुधिर एक तरफ सोजी उत्तक है। रुधिर की परिभाषा हम यही बताएंगे कि रुधिर एक तरफ सोजी उत्तक है। रुधिर के संगठन को देखें तो दो भागों में बांटते हैं, एक को बोलते हैं रुधिर प्लाज्मा, दूसरे बोलते हैं रुधिर कणिकाएं। रुधिर जो प्लाज्मा होता है ये रुधिर का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 55% भाग बनाता है। कितना भाग बनाता है? 55% भाग बनाता है। जबकि रुधिर कणिकाएं होती है ये रुधिर का लगभग 45 यानी 45% भाग बनाती है। इसके बाद में जो रुधिर प्लाज्मा है, रुधिर प्लाज्मा में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है लगभग 90 से या 52% जो पाया जाता है वो जल होता है। क्या होता है इसके अंदर? जल होता है रुधिर प्लाज्मा के अंदर। इसके बाद में रुधिर प्लाज्मा के अंदर जो दूसरा घटक होता है वो 7 से 8% आपके सामने प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है 7 से 8%। और 0.9% जो होता है आपके सामने वो कार्बनिक या अकार्बनिक लवण होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक लवण होते हैं। तो कहने मतलब रुधिर प्लाज्मा के आपके सामने, रुधिर प्लाज्मा कैसा होता है आपके सामने? रुधिर प्लाज्मा एक हल्के मतलब पीले रंग का द्रव होता है। रुधिर प्लाज्मा में सबसे ज्यादा जल पाया जाता है जिसकी मात्रा 90 से 52% होती है। प्रोटीन की मात्रा 7 से 8% होती है और अकार्बनिक और कार्बनिक लवण की मात्रा 0.9% होती है। रुधिर प्लाज्मा मुख्य रूप से पाए जाने वाला आयन सोडियम होता है, यानी मुख्य रूप से कौन सा आयन पाया जाता है? रुधिर प्लाज्मा में सोडियम आयन पाया जाता है। इसके बाद में दूसरा जो घटक है वो है रुधिर कणिकाएं। रक्त में रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर कणिकाएं रुधिर का लगभग 45% भाग बनाती हैं। कितना प्रतिशत भाग बनाती हैं? 45% भाग बनाती हैं। यानी रुधिर कणिकाओं को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं हम? 3 भागों में बांटते हैं। अब देखिए आपके सामने पहला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, यानी जो रुधिर कणिकाएं हैं, रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाओं को हमने कितने भागों में बांटा? 3 टाइप में बांटा, यानी 3 टाइप हो गए। इसमें जो पहला टाइप था हमारा वो है लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका, या इसको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, शॉर्टकट में बोलते हैं आरबीसी। ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा प्रकार है उसको हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। इसको व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं इसको। तो इसको हम संक्षेप में WBC बोलते हैं, WBC। तीसरा जो प्रकार है उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स, रुधिर पट्टिकाओं। क्या बोलते हैं? रुधिर पट्टिकाएं।
रक्ताणु। यानी ये आपके सामने 3 टाइप हैं रुधिर कणिकाओं के। पहला जो टाइप है उसको लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, संक्षेप में आरबीसी कहते हैं। सफेद रक्त कणिका है दूसरा टाइप, इसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं। तीसरा जो टाइप है प्लेटलेट्स, रुधिर पट्टिकाणु और विमाणु कहते हैं। इसके बाद में जो लाल रुधिर कणिका है इसका कोई प्रकार नहीं है। सफेद रक्त कणिका जो आपके सामने होती है इसको 2 भागों में हम डिवाइडेड करते हैं या 2 भागों में बांटते हैं। जो आपके सामने पहला जो भाग है आपके सामने, उस भाग को हम आपके सामने कणिकामय बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कणिकामय। दूसरा जो भाग है उसको हम बोलते हैं आपके सामने अकणिकामय। अकणिकामय, ठीक है। यानी एक को बोलते हैं कणिकामय और दूसरे को बोलते हैं अकणिकामय श्वेताणु। यानी डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम हो गया श्वेताणु। और लाल रुधिर कणिकाओं को हम पढ़ेंगे सबसे पहले। यानी लाल रुधिर कणिकाओं को हम क्या बोलते हैं? रक्ताणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रक्ताणु, इरिथ्रोसाइट। क्या बोलेंगे इसको? इरिथ्रोसाइट बोलेंगे। स्टैंड से आप देखिए, रुधिर कणिकाएं जो रुधिर का होती है वो लगभग 45% भाग बनाती हैं। इन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला आरबीसी है, दूसरा डब्ल्यूबीसी है, तीसरा प्लेटलेट्स है, रुधिर पट्टिकाणु इनको बोलते हैं। इसके बाद में जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं आपके सामने, इनका दूसरा नाम क्या है? रक्ताणु यानी इरिथ्रोसाइट, ठीक है। उधर हमें सफेद रक्त कणिका को बोलते हैं श्वेताणु, ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस। अब यानी लाल रुधिर कणिकाएं के जो लक्षण हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है लाल रुधिर कणिका। स्पष्ट है कि रंग कैसा होता है इसका? लाल। रंग कैसा होगा इसका? लाल होगा, क्योंकि इसके अंदर शोषण वर्णक कौन सा पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कौन सा शोषण वर्णक पाया जाता है? हीमोग्लोबिन शोषण वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण लाल रुधिर कणिका का रंग लाल होता है। इसके बाद में जो हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर 4 अणु तो आपके सामने फेरस आयन के हिम समूह के रूप में होते हैं। किस समूह के रूप में होते हैं? हिम समूह के रूप में होते हैं। और 4 जो अणु होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के रूप में होते हैं। यानी 4 अणु के अंदर श्रृंखलाएं पाई जाती है। हीमोग्लोबिन एक संसर्जक है जो ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। इसके बाद में जो लाल रुधिर कणिका है इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा। यानी आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है अस्थि मज्जा के अंदर होता है। बोन मैरो बोलते हैं जिसको हम। किसके अंदर होता है? अस्थि मज्जा के अंदर लाल रुधिर कणिका का निर्माण होता है। इसके बारे में हम देखते हैं कि जो लाल रुधिर कणिका है आपके सामने, जो लाल रुधिर कणिका वो कैसी होती है? तो आप बताएंगे केंद्रकहीन। केंद्रकहीन यानी इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। दूसरा इनके सामने है वर्ताकार। क्या नाम है? वर्ताकार। इसके बाद में इनको हम डिस्क रूपी भी बोल सकते हैं, डिस्क रूपी। और प्रकृति या नेचर के हिसाब से होते हैं ओवातर, कॉनकव। यानी आरबीसी किस प्रकृति की होती है? कनकेव प्रकृति की होती है। यानी केंद्रक की इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। वर्ताकार होती है, डिस्क रूपी होती है, साथ में ओवातर या कनकव प्रकार की होती हैं। लेकिन ऊंट और लामा जो इसके अपवाद हैं जिनके अंदर आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। किसमें? ऊंट और लामा। ऊंट और लामा में की आरबीसी जो होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए आपने पढ़ा है रंग कैसा है? लाल। लाल रुधिर कणिकाओं के वर्णक कौन सा पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के एक समूह के अंदर देखें तो 4 फेरस आयन हिम समूह के रूप में होते हैं और 4 अणु जो आपके सामने हैं वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के रूप में पाए जाते हैं। आरबीसी का निर्माण की बात करें तो अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी के अंदर आकृति देखें तो यहाँ पर केंद्रकहीन है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, वर्ताकार होती है, डिस्क रूपी होती है, कनकेव प्रकार की होती है। इसके बाद में जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन से क्रिया करके या ऑक्सीजन से उत्क्रमणीय प्रकार से मिलकर एक यौगिक बनाता है
हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऐसा यौगिक कौन सा बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। सातों हम संख्या देखें तो देखिए आपके सामने वयस्क नर है तो उसमें इसकी आरबीसी की संख्या कितनी होती है, और वयस्क जो मादा है उसके अंदर आरबीसी की संख्या लगभग कितनी होती है, ये हमें देखना है। तो देखो वयस्क नर के अंदर आरबीसी की संख्या अधिक होती है और मादा में आरबीसी की संख्या कम होती है। यानी वयस्क नर में 52 लाख प्रति घन मिली। अगर हम आरबीसी की बात करें वयस्क नर के अंदर तो 52 लाख प्रति घन मिली, यानी घन मिली में 52 लाख आरबीसी पाई जाती है। और मादा के अंदर हम देखें तो 47 लाख प्रति घन मिली आरबीसी पाई जाती है। यानी वयस्क नर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 52 लाख प्रति घन मिली होती है। वयस्क मादा में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 47 लाख प्रति घन मिली होती है। आरबीसी का जो निर्माण मैंने अभी आपको बताया है कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने समय का होता है? आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितने समय का होता है? आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो आपके सामने 4 माह या 120 दिन का होता है। यानी आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। तो आपने पढ़ा कि आरबीसी का जीवन काल किस टाइप का हो जाता है। तो अभी आपने पढ़ा है कि भाई आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने आरबीसी थी। आरबीसी में कौन कौन सी चीजें हैं वो आपने पढ़ी है। इसके बाद में कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रश्न आ जाता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में 4 अंतर बताइए, या लाल उद्दीपकणिका संयुक्त रक्तकणिकाओं में 4 अंतर बताइए, रक्ताणु और श्वेताणु में 4 अंतर बताइए। तो आप इस प्रकार से बता दीजिए कि लाल उद्दीपकणिका के कौन कौन से लक्षण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे श्वेत रक्त कणिका। क्या पढ़ेंगे? श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, तो देखिए श्वेत रक्त कणिका जो आपके सामने होती है इनकी अंदर एक तो केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक युक्त, लेकिन आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए केंद्रक डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। इसके बाद में आरबीसी का प्रमुख कार्य था रुधिर का निर्माण करना, लेकिन यहाँ पर श्वेत रक्त कणिका जो डब्ल्यूबीसी है उसका कार्य है रोगाणु से सुरक्षा करना। डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य क्या है? रोगाणु से सुरक्षा करना। इसके बाद में श्वेत रक्त कणिका की संख्या कितनी होती है? तो देखिए वयस्क नर के अंदर अगर आपने देखें तो इनकी संख्या कितनी होती है आपके सामने, तो यहाँ पर 7000 प्रति घन मिली होती है। इसके बाद में हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अगर अनुपात ज्ञात करें तो आपके सामने 600:1, यानी आरबीसी की संख्या 1 और डब्ल्यूबीसी की संख्या 1, आरबीसी की संख्या 600 होती है, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। ढंग से याद कीजिए इसको, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। इसके बाद में जो श्वेत रक्त कणिका है इसका निर्माण कहाँ होता है? तो मैंने अभी आपको बताया है इसका निर्माण एक तो लसीकाणु में होता है, लिम्फोसाइट में होता है, लसिका ऊतकों में होता है, प्लस अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा और लसीकाणु में होता है, लिम्फोसाइट में होता है डब्ल्यूबीसी का निर्माण। फिर इसके बाद में आते हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार होते हैं, जबकि आरबीसी के कोई भी प्रकार नहीं होते हैं। तो आपके सामने देखिए जो श्वेत रक्त कणिका है उसे हम 2 प्रकार में बांटते हैं। पहला है कणिका में, दूसरा है अकणिका में श्वेताणु। नाम से स्पष्ट है वे कणिकाएं जिनमें कणिका पाई जाती है वे डब्ल्यूबीसी, जिसमें कणिका पाई जाती है उसे कणिका में बोलते हैं, और जिसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं उसे हम अकणिका में कहते हैं। इसके प्रकार देखिए आपके सामने कौन कौन से हैं कणिका के, मतलब कौन कौन से प्रकार हैं आपके सामने। तो देखिए इधर एक तो देखो आपके सामने है
जैसे मान लीजिए पहले केस में आपके सामने न्यूट्रोफिल्स, दूसरी कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। दूसरा जो टाइप है अपना उसको हम बोलते हैं इओसिनोफिल्स। क्या बोलेंगे उसको, इओसिनोफिल्स, ठीक है। इसके बाद में तीसरी जो है बेसोफिल्स है। तीसरा जो आपके सामने तीसरी है उसको हम बेसोफिल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बेसोफिल्स। तो देखिए आपके सामने न्यूट्रोजोफिल्स है, वो है हिंदी में बोलते हैं उसको उदासीन रंजी। क्या बोलते हैं उसको, उदासीन रंजी बोलते हैं। इओसिनोफिल्स है, इसको हम अमल रंजी बोलते हैं, इसको हम क्षारीय रंजी, इसको हम अम्लीय रंजी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अम्लीय रंजी, इसको हम बोलते हैं क्षारीय रंजी, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि इनको हम तीन भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स है सबसे पहले, कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स। तो देखिए आप न्यूट्रोफिल्स में केंद्रिका की अगर संख्या की बात करें तो यहाँ पर जो केंद्रिका इसके अंदर होती है वो लगभग 2 से 7 पिंडों में बटी होती है। कितने में बटी होती है, 2 से 7 पिंडों में बटी होती है, ठीक है। इसके बाद में न्यूट्रोफिल्स को हम, अगर आपके सामने न्यूट्रोफिल्स को हम किस अभिरंजक से करें, जैसे मान लीजिए आपके सामने, तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रोफिल्स चाहे अम्लीय हो और क्षारीय हो, दोनों के साथ क्रिया कर सकती है। इसलिए कहने का मतलब है कि उदासीन रंजी होती है। न्यूट्रोफिल्स जो आपके सामने होती है ये लगभग WBC का 92% भाग बनाती है। कितना प्रतिशत भाग बनाती है, 92% भाग बनाती है, और न्यूट्रोफिल्स बनाती है, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा है इओसिनोफिल्स है। तो इओसिनोफिल्स जो आपके सामने है उसको हमें अम्लीय रंजक, कौन सा है, इओसिन, इओसिन से अभिरंजन करते हैं। तो वो कैसे रंग की दिखाई देती है आपके सामने, तो आप बताएंगे लाल या गुलाबी रंग की दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, लाल या गुलाबी रंग की दिखाई देती है। जबकि न्यूट्रोफिल्स को अभिरंजन किया जाता है तो वो केवल बैंगनी रंग की दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, बैंगनी रंग की दिखाई देती है। इसके बाद में जब हम एलर्जी कारक यानी धूल के कण एलर्जी कारकों के संपर्क में आते हैं तो सबसे अधिक संख्या किसकी हो जाती है, इओसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है एलर्जी के समय। तो हम बता सकते हैं कि इस गुण को हम क्या बोलेंगे, एंटी हिस्टामिनिक। क्या बोलेंगे इसको, एंटी हिस्टामिनिक गुण किसमें पाया जाता है, तो आप बताएंगे इओसिनोफिल्स WBC में पाया जाता है। क्योंकि एलर्जी कार्य के समय इओसिनोफिल्स की संवेदनशीलता बढ़ जाती है और इस गुण को हम बोलते हैं एंटी हिस्टामिनिक गुण बोलते हैं। इओसिनोफिल्स से WBC का कितना प्रतिशत भाग बनाती है, तो आप बताएंगे 0.5% भाग बनाती है। इसके बाद में आती है बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स को हम क्षारीय रंजी कहते हैं। अगले बेसोफिल्स को यानी हमें मिथाइलिन बलू किससे, कौन से अभिरंजक से अभिरंजित करेंगे, इसको मिथाइलिन बलू से हम अभिरंजित करेंगे। अभिरंजित करने के बाद में रंग आपको देखो लास्ट में क्या है, बलू यानी नीला रंग दिखाई देगा, आपको कैसा रंग दिखाई देगा, नीला रंग दर्शाएंगे। तो इसके बाद में हम बता सकते हैं कि जो बेसोफिल्स होती है ये किसका निर्माण करती है। तो देखिए आपके सामने एक तो हिस्टामिन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्टामिन और हेपेरिन प्रोटीन का निर्माण कौन सी WBC करती है, तो बेसोफिल्स या क्षारीय रंजी जो WBC है वो हिस्टामिन और हेपेरिन का निर्माण करती है। हेपेरिन एक प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है। इसके बाद में जो बेसोफिल्स होती है वो WBC का कितना प्रतिशत भाग बनाती है, 0.5% भाग बनाती है। अगर केंद्रकों की बात करते हैं हम तो न्यूट्रोफिल्स में केंद्रिका कितने पिंडों में होती है, केंद्रिका 2 से 7 होते हैं। इओसिनोफिल्स में केवल ओनली 2 पिंडों में बटा होता है। और बेसोफिल्स की बात करें तो 2 से 3 पिंडों में बटी होती है। तो ये आपके सामने संयुक्त रक्त कणिका की टाइप हो गया। दूसरा है एकणिका में।
तो यहाँ पर बताएंगे वे डब्ल्यूबीसी जिसमें कोई भी कणिका नहीं पाई जाती है उन्हें हम अकणिका में कहते हैं। इसके बाद में इनमें के अंदर केवल केंद्रक एक पाया जाता है, जबकि कणिका में केंद्रक 2 से अधिक पाया जाता है, इसलिए उनको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। अकणिका में को हम केवल मोनो पॉलीन्यूक्लियर कणिका बोलते हैं। इसके भी टाइप देखेंगे तो हम इस प्रकार से होंगे 2 टाइप। एक है एक केंद्रकाणु, एक केंद्रकाणु, दूसरा है लसीकाणु। इसको हम बोलते हैं मोनोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? हम मोनोसाइट्स बोलते हैं। और इसको जो है आपके सामने लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लिम्फोसाइट बोलते हैं, लिम्फोसाइट। ठीक है। मोनोसाइट जो आपके सामने है, इसके अगर स्ट्रक्चर देखें हम तो देखिए ये तो है कोशिका झिल्ली है, और ये कोशिका द्रव्य देखिए कोशिका द्रव्य के समान ही एक केंद्रक मिल रहा है आपको स्पष्ट। कहने का मतलब है कि इनके अंदर जो केंद्रक होता है उसका जो आयतन होता है वो लगभग कोशिका द्रव्य के समान होता है। इसके समान होता है, लगभग कोशिका द्रव्य के समान होता है, इसलिए इन्हें हम मोनोसाइट्स डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ठीक है। जो मोनोसाइट्स जो आपके सामने है उनके अंदर केंद्रक केवल एक होता है, बड़ा होता है, स्पष्ट होता है। इसके बाद में जो दूसरा टाइप है उसे हम लसीकाणु या लिम्फोसाइट कहते हैं। तो लिम्फोसाइट का देखिए जो निर्माण है वो कहां होगा? लसीकाणु में होगा। लसीकाणु के अंदर हम देखें तो इनके अंदर देखिए आपके सामने केंद्रक स्पष्ट पाया जाता है, और लसीकाणु के अंदर अगर मान लीजिए कि देखें तो ये किसका निर्माण करती है, तो ये आपके सामने 2 भागों पट्टी होती है। तो बोलते हैं छोटी लिम्फोसाइट्स, छोटी लिम्फोसाइट, जिसके अगर व्यास की बात करें तो 2 से 8 माइक्रोमीटर, सॉरी 2 से 5 माइक्रोमीटर लंबी हो सकती हैं छोटी लिम्फोसाइट। इसके बाद में दूसरी जो लिम्फोसाइट है उनको हम बोलते हैं बड़ी लिम्फोसाइट्स, बड़ी लिम्फोसाइट्स जिनकी आकृति लगभग 8 से 20 माइक्रोमीटर हो सकती है। कितनी हो सकती है? 8 से 20 माइक्रोमीटर हो सकती है। ये जो लसीकाणु होती हैं ये शरीर में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। लिम्फोसाइट्स का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर में एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी या प्रतिपिंड का निर्माण करना। लसीकाणु प्रतिपिंड एंटीबॉडीज का निर्माण कहां होता है? लसीकाणु के अंदर होता है। लसीकाणु के 2 टाइप आपने पर देखे, एक को हम डी और एक को एल बोलते हैं। डी लिम्फोसाइट्स, एल लिम्फोसाइट्स का निर्माण भी लसीकाणु के अंदर होता है। ठीक है। इसके बाद में तीसरी जो रुधिर कणिका आती है उसे हम प्लेटलेट्स या रुधिर पट्टिकाएं या विमाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? विमाणु बोलते हैं। और इसके साथ ही जो डब्ल्यूबीसी था उसका जीवनकाल कितना था? 2 से 7 दिन से लेकर कई दिनों तक डब्ल्यूबीसी का जीवनकाल हो सकता है। आरबीसी का 120 दिन था। अब है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं? वर्त केंद्रक कोशिका यानी मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट के छोटे छोटे टुकड़ों को हम रुधिर पट्टिकाएं या ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। मेगा कैरियोसाइट कोशिका के छोटे छोटे टुकड़ों को हम रुधिर पट्टिकाएं या प्लेटलेट्स कहते हैं। इनको हम विमाणु भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? विमाणु। ठीक है। इसके बाद में जो प्लेटलेट्स आपके सामने इनके जीवन काल की हम बात करें तो इनका जीवन काल होता है लगभग 1 सप्ताह होता है, 1 सप्ताह होता है या 2 से 3 दिन तक हो सकता है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 4 लाख प्रति घन मिली, यानी इनकी संख्या जो नर के अंदर होती है यानी सजीव के अंदर होती है, प्लेटलेट्स की संख्या 4 लाख प्रति घन मिली होती है। और प्लेटलेट्स का जो प्रमुख कार्य होता है वो रुधिर स्कंदन करना होता है। प्रमुख कार्य क्या होता है?
रुधिर स्कंदन करना होता है। तो स्टूडेंट देखिए आपके सामने हमने पढ़ा है कि रुधिर का संगठन क्या है। तो देखिए आपके सामने मैंने पढ़ाया इसमें, दोबारा देखिए रुधिर क्या है। रुधिर एक तरह से ऊतक है। रुधिर का संगठन में हमने पढ़ा कि रुधिर को हम दो भागों में बांटते हैं, एक को रुधिर प्लाज्मा बोलते हैं और एक को हम रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। रुधिर प्लाज्मा लगभग 55% भाग बनाता है, जबकि रुधिर कणिकाएं केवल 45% भाग बनाती हैं। फिर उसमें हमने पढ़ा कि रुधिर प्लाज्मा क्या है, एक प्रकार का हल्के पीले रंग का द्रव है। इसमें 90 से 92% जल पाया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 7 से 8% होती है। अकार्बनिक कार्बनिक लवण की मात्रा 0.9% होती है। इसमें प्रमुख आयन सोडियम होता है। यह हमने पढ़ा है। इसके बाद में हमने रुधिर कणिकाएं पढ़ी, तो 45% रुधिर कणिका निर्माण करती है रक्त का। इसके बाद रुधिर कणिकाओं को 3 भागों में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में बांटते हैं। तो आपने पढ़ा कि आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, इसका निर्माण लसीका अस्थिमज्जा में होता है, उसका निर्माण मेगापेरियोसाइट के टुकड़े से होता है। इसका जीवकाल आरबीसी का 120 दिन होता है, इसका 2 से 7 दिन होता है, उसका एक सप्ताह में 2 से 3 दिन होता है। इसकी संख्या वैसे नर में 52 लाख प्रति घन में, मादा में 47 लाख प्रति घन में होती है, जबकि इनके हमने पढ़ा कि 7000 प्रति घन में भी संख्या होती है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। ये सब पढ़ा हमने। प्लेटलेट्स की मतलब संख्या कितनी होती है, 4 लाख प्रति घन में होती है। प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य है रुधिर स्कंदन करना। श्वेत रक्त कणिका का प्रमुख कार्य है रोगाणु से सुरक्षा करना और आरबीसी का प्रमुख कार्य है रुधिर का निर्माण करना। इसलिए इसको आरबीसी को हम इरिथ्रोपोइटिक अंग भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा स्टूडेंट्स। ठीक है, धन्यवाद।